हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो हमारा इससे पहले मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए थे क्वेश्चन पेपर कोड 430/1/1 का, उसके केस स्टडीज़ को देख लेते हैं। ये केस स्टडीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं, तो इनको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, केस स्टडी जो 1 थी हमारे इस कोड की, इसमें क्या कहा गया था? एन इंजर्ड बर्ड वॉज फाउंड ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग। ओके, द बिल्डिंग इज 15 मीटर high. A fireman was called to rescue the bird. The fireman used an adjustable ladder to reach the roof. He placed the ladder in such a way that ladder makes an angle 60 degree with the ground in order to reach the roof. Based on the information, answer the following question. Okay. अब यहाँ पर इस केस स्टडी में क्या बोला गया है कि एक जो इंजर्ड बर्ड थी वो एक बिल्डिंग के रूफ पर पाई गई, ठीक है, और जो बिल्डिंग थी वो 15 मीटर हाई है। ओके, हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जो बिल्डिंग है वो 15 मीटर हाई है। एक फायरमैन ने को बुलाया गया यहाँ पर बर्ड को रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है। अब फायरमैन क्या कर रहा है? एक लैडर का यूज़ कर रहा है उस रूफ में चढ़ने के लिए, और इस तरीके से उसने लैडर को रखा है कि जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है। किसके साथ? ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो हम ये डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए, एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग बना ली हमने जो कि है 15 मीटर की, तो हम 15 मीटर बना देते हैं क्योंकि उसकी हाइट बोल रखी है, तो ज़मीन से ऊपर हाइट होगी। ओके, और ये ग्राउंड हो गया। अब जो एक लैडर लगाई जा रही है ग्राउंड के साथ में, ठीक है, वो उस टॉप है जो बिल्डिंग का, उसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ऐसा बोला गया है। ओके, और यहाँ पे बर्ड है। ओके, ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे सी। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आंसर क्या करना है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट में हमसे क्या रखा था? फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर यूज्ड बाय फायरमैन टू रीच द रूफ। ओके, तो यहाँ पर आपको लेंथ निकालनी है लैडर की, और लैडर कौन सी है? ये है लैडर रखी हुई, तो इसकी लेंथ निकालनी है। इसको हम एक्स बोल देते हैं। अब जो एंगल होता है उसके सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और 90 के जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ओके, तो जो दिया है परपेंडिकुलर और जो फाइंड करना है उनका रेशियो ले लेते हैं। तो जो P और H है वो हमारा रेशियो होता है साइन का। ओके, जो साइन का एंगल होता है उसका रेशियो होता है। अब यहाँ पे जो एंगल दिया है वो 60 डिग्री है, तो वो यूज़ कर लेते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। अब साइन 60 कितना होता है वो देख लेते हैं। तो साइन 60 होता है हमारा √3/2। ओके, टेबल आपने अच्छे से देखी होगी। परपेंडिकुलर हमारा 15 दिया हुआ है, हाइपोटेनस हमने x माना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x जाएगा √3 के पास में, और 15 के पास में 2 चला जाएगा। 15 2 हो जाएगा 30। ये जो √3 है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। अब √3 डिवाइड में आ चुका है, आपका आंसर हो चुका है। लेकिन जब आपका रूट का नंबर नीचे होता है तो आप आंसर को इस तरीके से ना छोड़ के इसको रेशनलाइज भी कर लीजिए। रेशनलाइज कैसे करते हैं? तो जो भी नंबर डिवाइड में आया है उसकी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रूट का नंबर आया है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो 30 की √3 से मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा 30√3, और नीचे √3 और √3 ये आपका हो जाएगा 3, क्योंकि दो रूट के नंबर मल्टीप्लाई होके √9 बना देंगे, और √9 बाहर आके 3 बचेगा, इस वजह से। ओके, और ये भी पता ही है आपको कि सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है रूट के, तो बाहर आ जाता है रूट के। 3 से 30 कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, तो आपका जो एक और आंसर आएगा वो आएगा 10√3 मीटर। तो ये आपके आंसर हो चुके हैं। ओके, आई होप ये आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या रखा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट विच द लैडर वॉज फिक्स्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग हमारी यहाँ पे थी, उसका बॉटम ये सी पॉइंट है। बॉटम मतलब ये नीचे जहाँ पे पैर होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बिल्डिंग का बॉटम यहाँ पे सी, और जहाँ पर हमने लैडर को फिक्स किया है ग्राउंड में, जो कि हमारा ए पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसको हम y बोल देते हैं, और ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो सामने है परपेंडिकुलर, नीचे है बेस, तो अब P/B का रेशियो ले लेंगे। तो अब इस आंसर को निकाल लेते हैं। पहला आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट आंसर को देखिए। तो ये हमारा P/B जो रेशियो होता है वो होता है 10 का। मैं डायरेक्टली लिखूंगा 10, एंगल वही यूज कर रहे हैं 60, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
1060 की वैल्यू हमारी होती है √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y के पास में √3, मतलब y √3 के पास चला जाएगा। अब √3 हमको यहाँ से डिवाइड में ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये 15 के पास आएगा। फिर से ये रूट का नंबर नीचे आ रहा है तो रेशलाइज करेंगे ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 15 √3 और नीचे सिंपल 3 बन गया। 3 से 15 कट गया 5 टाइम्स, तो ये आ गया 5√3 मीटर। यहाँ पर भी आपका आंसर आ चुका है। दो आंसर आप बोल सकते हैं। तो पहला आया था 15/√3 अगर रेशलाइज नहीं करते हैं, और रेशलाइज करने के बाद ये आ जाएगा। ओके, आप दोनों को ध्यान रखेंगे। ये था हमारा सेकेंड पार्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट था in order to avoid skidding, okay, the fireman placed the ladder in such a way that bottom of ladder touches the base of the wall which is opposite to the building, making an angle 30 degree with the ground. Draw the neat diagram to represent the above situation and hence find the width of the road between the building and the wall. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा इसमें कहा क्या गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा, अब ये क्या कर रहा है, जब इसने, हमें पता है ना कभी कभी क्या होता है कि जब हम नीचे इस तरीके से लैडर रखते हैं तो ये इस तरफ फिसल भी सकती है ना, तो ये स्किडिंग फिसलने को बचाने के लिए वो क्या कर रहा है, जो रोड के साइड में एक और बिल्डिंग है, देखिए दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग सामने जहाँ पे तो बर्ड है, ओके, और एक बिल्डिंग दूसरी साइड है, तो वो उसको जैसे यहाँ पहले यहाँ पे रखा नहीं था इसके कॉर्नर पे, अब इसको खिसका के बिल्कुल यहाँ पे इसको टच करा दे जिससे ये आगे ना जाए, तो इस तरीके से फिक्स कर दिया लैडर को। ओके, लेकिन अब जो एंगल बनेगा, क्योंकि उसने पीछे ले गए तो एंगल कम होता है हमको पता है, तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, जो पहले हमारी लैडर ऐसे थी, अब ये जो यहाँ फिसले ना, इसलिए इसको यहाँ पे इधर पहुँचा दिया, 60 से कितना पहुँचा दिया, 30 पे पहुँचा दिया। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ठीक है, नाउ अब उन्होंने पूछा हमसे कि ड्रॉ नीट डायग्राम, तो डायग्राम हमने बना दिया यहाँ पे इस चीज़ को, फिर से हम लिख देते हैं इसको ABC, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने बस नाम रखने थे उसके। नाउ हेंस फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड बिटवीन द बिल्डिंग एंड द वॉल, हाइट तो वही रहेगी इधर। अब आपको बताना है क्या है, विड्थ ऑफ द रोड, तो रोड हमारी यहाँ पे थी, तो इस रोड की विड्थ बतानी है, इसको हम A बोल देते हैं। ठीक है, ऊपर XY मान लिए थे तो A बोल देते हैं इस बार। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर से 10, लेकिन यहाँ पर एंगल आपको 30 का यूज़ करना है। परपेंडिकुलर है 15, बेस है आपका A, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A की 1 से मल्टीप्लाई होगी, सेम आ जाएगा, और 15 के पास √3 चला गया। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि डिवाइड में नहीं आ रहा तो आपको उसको रेशलाइज नहीं करना है, आपका यही आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसी का B पार्ट, इसमें क्या लिखा है, ये A पार्ट था। ओके, इसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, एक नंबर मिलेगा आपको डायग्राम बनाने का और एक नंबर इसको सॉल्व करने का। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर यूज्ड बाय फायरमैन इन दिस केस। अब इस केस में लेंथ ऑफ लैडर क्या आएगी वो बोल रहा है, तो इस केस में लेंथ ऑफ लैडर निकालने के लिए आपको यहाँ पर B बोल देते हैं हम इसको। फिर से हमारे पास जो एंगल यहाँ पे 30 है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस कहलाता है 90 के सामने, तो इस बार हमारा जो रेशियो आएगा वो साइन के अकॉर्डिंग आएगा, हम देख चुके हैं ऊपर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो यूज़ कर लेते हैं, जो कि होती है 1/2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो B की 1 से कराई तो B आ गया, और 15 की 2 से कराएंगे तो 15 × 2 होता है हमारा 30। तो इस केस में हमारा जो लेंथ ऑफ लैडर आएगी वो 30 मीटर आएगी। तो ये थी आपकी पहली केस स्टडी। आई होप ये क्लियर होगी। ओके, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट केस स्टडी है उसको देख लेते हैं। देखिए, इस केस स्टडी में आपको कह रखा है कि इन अ गार्डन sapling of rose flower were planted at equal intervals to form a spiral pattern. The spiral is made up of successive semicircles with center alternatively at A and B, starting with center A of radii 50 centimeters, 100 centimeter and 150 centimeter shown in figure. Spiral 1 has 10 flower, 2 has 20 and 3 has 30 flowers and so on. Based on the information answer the following. तो यहाँ पर आपको एक स्पाइरल देखने को मिल रही होगी जो कि कुछ इस तरीके से है। ये देखिए, पहली स्पाइरल यहाँ पर L1 इस तरीके से दे रखा है, सेकंड यहाँ पे है L2, और ऐसी नेक्स्ट यहाँ पे है L3,
देन यहाँ से नीचे की तरफ L4। अब ये क्या कर रहे हैं, सेमी सर्कल की फॉर्म में है। सेमी सर्कल मतलब ये सर्कल पूरा नहीं है, आधा है। ओके, जब आपका L1 है तो इसका जो सेंटर है वो A है। ओके, क्योंकि ये सेमी सर्कल जो है इसका सेंटर A है, और जब आपका L2 है तो इसका सेंटर ये B बन जा रहा है। जो अल्टरनेटिवली ये आपका चेंज होता जा रहा है, फिर से A बन जाएगा, फिर B बन जाएगा। ओके, ऐसे ही करते करते स्पाइरल्स बना रखे हैं। अब ये स्पाइरल है किसकी, इसमें क्या लगे हुआ है, फ्लावर बना रखे हैं। यहाँ पे फ्लावर इसको अरेंज कर रखा है, सैपलिंग, फ्लावर की जो सैपलिंग्स है वो लगा रखी है। ओके, नाउ यहाँ पर अब आपसे कह रखा है कि जो हमारा रेडियस है वो क्या है, पहले वाला जो सेमी सर्कल है उसका है 50 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है आपका 100 सेंटीमीटर, अगला है 150 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ओके, तो रेडियस की फॉर्म में आपको यहाँ पर बता दिया गया है। फाइंड क्या करना है आपने पहले पार्ट में, व्हाट इज द रेडियस ऑफ 13th स्पाइरल। ओके, जो हमारा 13th स्पाइरल है उसका रेडियस क्या होगा। ओके, जैसे यहाँ पर देखें तो ये आपका पहला A1 कहलाता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है। आपको निकालना है A13, 13th मतलब A13 वाला टर्म। तो A13 टर्म कैसे निकलेगा, उसके लिए A13 कैसे ओपन होता है ये पता है। ये आपका जो 13 होता है एक कम हो जाता है 12D, फॉर्मूले से आपको पता है ये चीज़, ठीक है। अब A क्या होता है, A आपका जो A1 होता है उसी को A बोलते हैं। ओके, A ही A1 होता है, तो ये 50 हो गया। 12D हमारा होता है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो जो अगला वाला टर्म है उससे प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं, तो इनके बीच में जो गैप होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो कि आपका है 50। अगर AP बढ़ रही है तो प्लस आएगा, घट रही है तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे तो ऑब्वियस से बढ़ रही है तो प्लस ही आएगा, तो ये आपका 50 हो गया। ओके, बस इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे देख लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। तो 50 12 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है 60 और एक जीरो आगे है। 600 प्लस 50 आपका है 650 सेंटीमीटर आंसर आ चुका है पहले। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। अगले में आपसे कह रखा है इफ द रेडियस ऑफ nth स्पाइरल इज 500 सेंटीमीटर। अब कोई nth स्पाइरल है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास था 50 सेंटीमीटर था, 100 था, 150 था। अब ऐसे आगे जाते जाओ कहीं पर जाके कोई nth स्पाइरल है, nth स्पाइरल मतलब an। ओके, उसकी वैल्यू दे दी यहाँ पर, वो कितना दे दिया 500 सेंटीमीटर। तो आपको n की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, इस बार AP में आपको लास्ट टर्म दे रखा है, nth जो टर्म होता है वो आपका an होता है। ओके, तो an का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो an यही nth स्पाइरल की जो वैल्यू है वो दे रखी है 500। a हमारे पास जो था स्टार्टिंग करे थे 50 से, n निकालना है और d हमें पता चल चुका है ऊपर। 50 यहाँ जाएगा, प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, तो जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 450। ये मल्टीप्लाई का 50 है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो इसको डिवाइड में ले जाते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 9 टाइम्स कैंसिल, तो 9 इक्वल टू n-1। -1 इस साइड आएगा तो n की वैल्यू जाएगी 9 + 1, तो आपका आंसर आ गया 10। तो जो हमारा 10th वाला स्पाइरल होगा उसका जो रेडियस होगा वो 500 हो जाएगा। ओके, ये हमारा सेकंड आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, उसको देख लेते हैं एक एक करके। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखिए इनमें क्या है, जो इसका फर्स्ट पार्ट उसमें लिख रखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग टिल 11th स्पाइरल। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो AP थी वो 2 टाइप से दे रखी थी। रेडियस के अकॉर्डिंग हमारे स्टार्टिंग के 2 पार्ट थे, वो मैंने सॉल्व करके दिखा दिए। अब स्पाइरल जो था वो यहाँ पे दे रखा था, स्पाइरल 1 उसमें हमारे पास 10 फ्लावर थे, स्पाइरल 2 में हमारे पास 20 फ्लावर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, आपने ध्यान रखना है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो AP हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी 10, 20 एंड 30। फ्लावर की अगर बात आई है तो फ्लावर के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग टिल 11th स्पाइरल। ओके, 11th स्पाइरल तक जो हमारे कितने सैपलिंग बनेंगे, नंबर ऑफ सैपलिंग बताना है आपको, लेकिन टोटल बोला है उसने, टोटल मतलब सम। ओके, तो सम ऑफ सैपलिंग बताना है तो SN की वैल्यू बतानी है, और 11 बोल रखा है तो n की वैल्यू आपको यहाँ पे 11 दे रखी है, तो हम इसको SN ना बोल के अब S11 बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो S11 की वैल्यू निकालनी है।
अब ए क्या हो जाएगा, ए इसके केस में ए हो जाएगा 10। डी निकालेंगे तो डी हमें पता है, माइनस करेंगे 20 में से 10 को तो ये भी 10 आ जाएगा। ओके, अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म का n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखना है आपने, अगर यहाँ पे सम बोला है, टोटल बोला है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जब हम ऐड करते हैं तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो S11 इक्वल टू 11 अपॉन 2, ए की वैल्यू 10 है, 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारी है यहाँ पर 10। ओके, 11 अपॉन 2, ये 2 10 ज़ा 20, 11 में से 1 गया 10, और 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100। 100 प्लस 20 हो गया 120 इंटू 11 अपॉन 2। 2 से इसको कट कर देते हैं, ये आ जाएगा 60। अब 60 की अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 6 हमें पता है कितना होता है 66, और आगे एक 0 है, तो ये आपका टोटल सैपलिंग्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर था तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगी, 660 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा 660 कैसे आया। तो यहाँ पर हमने सैपलिंग के अकॉर्डिंग एपी को बनाया, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका जो और वाला पार्ट है उसमें क्या बोला गया है, टिल विच स्पाइरल विल देयर बी टोटल ऑफ 450 सैपलिंग। अब इस बार टोटल दे दिया है, मतलब पूछा है इन्होंने कौन से स्पाइरल तक, मतलब नंबर पूछा है स्पाइरल का। ठीक है, इससे पहले नंबर दिया था 11th स्पाइरल, इस बार टिल विच स्पाइरल, मतलब कौन से स्पाइरल, कौन से नंबर के स्पाइरल पर टोटल 450 सैपलिंग हो जाएंगी, मतलब जोड़ जोड़ के सैपलिंग बनाएंगे तो कितना पर आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर n निकालना है। ओके, आपको पता होगा कि जब हम ऐसे केसेस में सॉल्व करते थे तो क्वाड्रेटिक बनती थी, आपने बुक के जो क्वेश्चन करे होंगे। ठीक है, तो आपको पहले ही समझ जाना, आइडिया लगा लेना कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनने के चांसेस हैं। ओके, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एपी तो वही है क्योंकि हम सैपलिंग के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन की वैल्यू दे रखी है 450, n हमको निकालना है, a की वैल्यू हमारे पास है 10, n हमें फाइंड करना है, और d की वैल्यू भी है 10। इसको सॉल्व करते हैं तो 450 इक्वल टू n अपॉन 2, 2 10 ज़ा 20, n की 10 से कराई तो 10n, और n की 10 की 1 से कराई मल्टीप्लाई तो 10 1 ज़ा 10। नाउ n/2 20 प्लस का है और 10 माइनस का है, तो नंबर से सॉल्व होगा। 20 में से 10 माइनस किया तो 10 आ गया, 10 प्लस 10n। आप यहाँ से 2 को इधर भी ले जा सकते हैं, वरना आप यहाँ से 10 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं 10 को यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ बाहर, क्योंकि कैंसिल कर दूंगा 2 से, तो यहाँ पे 2 इधर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर बड़ा नहीं करेंगे हम, बाद में डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि। ओके, तो 10 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा वो देख लेते हैं। अंदर बचा यहाँ पे 1 प्लस इधर 10 बाहर ले चुके हैं, सिर्फ बचा n, डिवाइड बाई 2 है, 2 से इसको कट कर देते हैं। ओके, तो ये 5 टाइम्स कट गया। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई था, इधर जाएगा डिवाइड में 450 के, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ओके, तो इसको कट कर देगा कितने टाइम्स, 90 टाइम्स। तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 90 इक्वल्स टू n 1 प्लस n। अब इसको सॉल्व करते हैं, n की 1 से कराई n की n से कराई n स्क्वायर इक्वल टू 90। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आप बस को अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के लिए आपको सबसे पहला टर्म लिखना होता है पहले स्क्वायर वाला, और साइन प्लस का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड टर्म n है, साइन प्लस का है, लेकिन 90 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ओके, अब इसके आपको फैक्टर बना देने हैं। आपको फैक्टर्स बनाने आते होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी बना सकते हैं, या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बना सकते हैं। कैसे बनते हैं, तो देखिए ये वाला जो नंबर है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए, जो n से पहले है, सेकंड वाले टर्म का जो नंबर होता है कोफिशिएंट, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाना है। और लास्ट वाला नंबर जो कि यहाँ से मल्टीप्लाई होता है पहले, उसको मल्टीप्लाई करके लाना होता है 90 को, 90 1 ज़ा 90। ओके, तो हमें पता है कि ये कौन सा नंबर होगा, तो 10 9 ज़ा 10 की 9 से मल्टीप्लाई करें 90 आ गया, और 10 में 9 को माइनस किया 1 आ गया। साइन देख लीजिएगा, 1 का साइन प्लस है तो आपको ये प्लस ही रखना पड़ेगा। ओके, ये 9 माइनस का, तो इससे आपको 90 भी मिल गया और ये भी हो गया। तो आपके जो फैक्टर बने वो बने हैं n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 9n माइनस 90 इक्वल टू 0। इनमें कॉमन ले लीजिए n, अंदर बचा
n प्लस 10, नेक्स्ट ब्रैकेट में वही आता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर रखे हैं। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा जिससे 9n बन जाए, क्योंकि n तो है 9 नहीं है तो 9 ही लेंगे साइन माइनस का। इसको इसके साथ लिख देंगे n माइनस 9, और ये 2 बार होता है तो उसको एक बार लिखते हैं n प्लस 10 इक्वल टू 0 जरूर लिखेंगे। अब एक बार n माइनस 9 को 0 के इक्वल रखा तो n की वैल्यू आ गई 9, और एक बार n प्लस 10 को रखा तो n की वैल्यू आ गई माइनस 10। अब क्योंकि n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है तो आपका आंसर हो जाएगा 9। तो 9th नंबर पर जो टोटल सैपलिंग्स होंगी उनका सम जो आएगा वो आएगा आपका 450। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आगे आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, इन अ सोसाइटी देयर इज अ सर्कुलर पार्क हैविंग 2 gates. The gates are placed at point A and B shown in figure below. 2 fountains are installed at point P and Q on AB such that AP equal to PQ equal to QB. एक सर्कुलर पार्क है सोसाइटी में जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उसके जो एंड्स हैं उस पर 2 गेट लगे हैं, गेट A और गेट B। A का जो कोऑर्डिनेट है वो है 10,20 और B के जो कोऑर्डिनेट है वो है 50,50। ओके, अब यहाँ पर 2 फाउंटेन भी लगे हैं P और Q, इस तरीके से लगे हैं कि जो AP की डिस्टेंस है, PQ की डिस्टेंस है और QB की डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। मतलब ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। C के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला है ऊपर, तो बाद में देखते हैं हम। ओके, तो सर्कुलर पार्क है, इस तरीके से आपको कुछ डायग्राम दे रखा है। ये सब बराबर बराबर है, मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस है ये बराबर है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, नाउ अब इसको देखते हैं हम क्या है आगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर सी। ओके, सी हमारा जो सेंटर है, तो देखिए सर्कल जो होता है सेंटर बिल्कुल मिडल में होता है। ओके, और ये वाले पॉइंट आपको दे रखे हैं कोऑर्डिनेट में। तो जब कोई भी पॉइंट सेंटर में होता है तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट लगा देते हैं, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट क्या होता है वो देख लेते हैं। पहली वैल्यू x1 होती है, ये y1, ये x2, ये y2, और जिसके कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, मतलब जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा होता है उसके कोऑर्डिनेट होता है xy, और रेशियो होता है m1 m2। बट क्योंकि ये आपका मिडिल में होता है सेंटर, तो सेंटर वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसके जो m1 m2 होंगे 1:1 होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आपको समझ के चलना है कि कब किस क्वेश्चन की बात करी गई है। पैरेललोग्राम के क्वेश्चन में भी मैंने आपको बता रखा है, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं वो आपको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे भी आप यही करते थे। वो भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला है आपका x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग। x1 की वैल्यू है 10, x2 की वैल्यू 50, ऐड करा 60 का हाफ किया तो आ गया 30। ऐसे ही y के लिए निकालते हैं 20 प्लस 50, 20 प्लस 50 किया तो ये आ चुका है आपका 70/2, और इसको कट किया तो 35। तो जो कोऑर्डिनेट आए हैं इसके सी के वो आ चुके हैं आपके 30,35। तो ये आंसर हो चुका है पहला। ओके, काफी सिंपल था। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आपसे पूछा गया है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क। रेडियस निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। ये रेडियस है तो सेंटर से एंड पॉइंट, चाहे इस साइड से निकाल लो चाहे इस साइड से, किसी भी एक साइड से आप कर लो। तो मैं इसी साइड से कर लेता हूँ। सी के पॉइंट हमारे आ ही चुके हैं, जो कि हो चुके हैं 30,35। तो मैं इसके साइड से इसकी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ए और सी की डिस्टेंस निकालनी है। तो ए का पॉइंट है 10,20 और सी के पॉइंट है 30,35। x1 y1, x2 y2 और रेडियस निकालना है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 है आपका 30, x1 है आपका 10, y2 है 35 और y1 है 20। 30 में से 10 को माइनस किया तो आया 20 स्क्वायर, और 35 में से 20 को माइनस किया तो आया 15 स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 20 का स्क्वायर होता है आपका 400, 15 का होता है 225। ऐड करते हैं 4 प्लस 2, यहाँ पर मतलब आपका 625 आ जाएगा, और 625 हमारा 25 का स्क्वायर रूट होता है। ओके, स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा अच्छे से। तो ये 25 का आपका स्क्वायर रूट होता है। 30 तक के आपको याद रखने हैं। तो ये पार्ट भी हो गया आसानी से। ओके, थर्ड का ए पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। कैसे निकलेंगे वो देखते हैं।
तो P हमारा कुछ इस तरीके से था, ये था हमारा 10,20, ये था 50,50, बीच में सेंटर था, यहाँ पे P था, इधर Q था। P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में एक बात कही गई थी कि जो हमारा AP है, PQ है और QB है, इनकी डिस्टेंस बराबर थी, तो हम उसको इसी तरीके से अरेंज कर लेते हैं। ओके, C को हम यहाँ नहीं दिखा रहे क्योंकि हमें P से मतलब है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं P की। P यहाँ पे कहीं था, यहाँ पे Q था, सब बराबर बराबर पार्ट में बैठे हुए थे। तो अगर P के पॉइंट निकालने होंगे तो आप इसको बोलेंगे x, y। अब इनका रेशियो कैसे आता है, तो देखिए इसको 3 पार्ट में बांटा गया था, P, Q और AP को। जैसे ये लाइन थी ना, A B थी, यहाँ P था, यहाँ Q था, तो AP, PQ और BQ बराबर बराबर थे। जैसे ये 1 था, ये 1 था, ये 1 पार्ट था, इक्वल का मतलब इक्वल इक्वल पार्ट दे दिए इन्हें। तो जब आप P के पॉइंट निकालेंगे तो आप Q को हटा देंगे, और जब Q को हटा देंगे तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 1 रेशियो, यहाँ एक एक मिलकर 2 बन जाएगा, तो ये 1:2 में आपका डिवाइड होगा। ओके, ऐसे ही आपको करना होता है जब भी आपको कोई सिंगल पार्ट दिया होता है। तो ये 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, तो रेशियो जो आएगा M1 और M2 का रेशियो वो आएगा 1:2। बस आपको इतनी बात समझनी है, बाकी आपको उसको वैसे ही सॉल्व कर देना है, लेकिन इस बार सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जब हम x की वैल्यू निकालते हैं वो होता है हमारा M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ध्यान रखेंगे 1 के साथ 2 रखना है, चाहे आप आगे पीछे लिख सकते हैं इसको, लेकिन ये आपका 1 के साथ 2 ही रहना चाहिए। तो M1 की वैल्यू 1, ये x1 था, ये y1 था, ये x2 था, ये y2 था। तो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, 50 प्लस 10 टू ज़ा 20 अपॉन 3, तो 50 प्लस 20 हो गया 70 अपॉन 3 आया। ऐसी y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये होता है आपका M1 y2, M2 y1, M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन सीधे डायरेक्टली 3 लिख दिया, 50 प्लस 20 टू ज़ा 40 अपॉन 3, 50 प्लस 40 होता है 90, 90 अपॉन 3 तो कैंसिल कर देगा आप 90 को, 30 आ गया। तो P के जो पॉइंट आए वो आए आपके 70 अपॉन 3, 30। ओके, तो इस तरीके से आपके इसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ओके, अब इसके और वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। और पार्ट यहाँ पे गलती से आ नहीं पाया तो मैं इसको बता देता हूँ। और पार्ट में क्या लिखा था, यहाँ पे मैं फाइंड करना था, फाइंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम A। जो फाउंटेन Q था उसकी डिस्टेंस A से निकालनी थी। ओके, जो हमारा सर्कल है हम देख चुके हैं, ये जो हमारा डायमीटर है AB, P फाउंटेन यहाँ पे था, Q यहाँ पे था, तो हमें AQ की डिस्टेंस निकालनी थी। अब AQ की डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए A के पॉइंट तो हमारे पास है, हमें Q की डिस्टेंस निकालनी, मतलब Q के पॉइंट निकालने पड़ेंगे। अब Q के पॉइंट निकालेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला पहले लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो इट विल टेक सम टाइम। ओके, तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए, आपको पता है कि आपने यहाँ रेडियस की वैल्यू निकाल दी थी, A से C तक की डिस्टेंस निकाली थी। AC की वैल्यू जो आई थी 25, स्टार्टिंग वाले पार्ट में हमने जो निकाली थी, ठीक है। तो हमें रेडियस जब निकालना था तो हमारा 25 आया था। अब AB क्या है, AB डायमीटर है, तो डायमीटर इस रेडियस का डबल होता है। पहले हमने इसकी बात कर लेते हैं, 50 सेंटीमीटर। तो जो AB की वैल्यू है वो 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है, 50 आई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा वो नहीं दे रखा है वैल्यू, तो 50 आ चुकी थी। ओके, अब AB जो था, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड थे, यहाँ पे P से और Q से, और ये सब इक्वल इक्वल थे। हमें यहाँ पता है कि ये कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, और ये कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें वैल्यू निकालनी थी AQ की। अगर हम AQ और AB का रेशियो देखें तो AQ और AB का अगर हम रेशियो देखते हैं तो ये कितना है हमारा, 2/3, यही तो है। तो AQ को 2 पार्ट मिला है, AB को 3 पार्ट मिला है, और AB की वैल्यू हमारे पास है और AQ हमें निकालना है। तो देखिए AB जो है डिवाइड से चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो इसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे, और AB की वैल्यू अभी हमने बताया कितनी है, 50 है, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 100, 100 अपॉन 3 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इससे क्या होगा, आपका जल्दी हो जाएगा।
तो ये था आपका आंसर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इसके बाद हम मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी आगे आएगा, उससे आपका एपी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।